हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि व्हाट आर द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए ठीक है, तो क्या फैक्टर हो सकते हैं? वन ऑफ द फैक्टर, लेट अस राइट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा हो सकता है टेम्परेचर, कैटलिस्ट हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है ना। और नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो सकता है, ये कंडीशन है इसके। और क्या है? सरफेस एरिया हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर हैं, इसमें से कुछ मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सरफेस एरिया, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन। कि सरफेस एरिया जो हुआ करता है रिएक्टेंट का, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, किसी रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया हुआ करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है कि इसके भाई बिल्कुल रेट ऑफ रिएक्शन का, है ना। तो सरफेस एरिया, इसीलिए पाउडर्ड चारकोल किसी रिएक्शन के लिए पाउडर्ड फॉर्म है, अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। चलिए ये ध्यान रखेंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है किसी रिएक्टेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। आप ऐसे एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे आयरन में रस्टिंग करनी है ना। आयरन का अगर इतना बड़ा सा ब्लॉक है तो आप देखिए यहाँ पर रस्टिंग सरफेस पर होगी, लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं आयरन के छोटे छोटे पाउडर बना दूं, इतने ही बड़े ब्लॉक की बजाय मैं, ये ब्लॉक नंबर ए है, उसी का मैंने छोटे छोटे पाउडर बना दिया है, तो सोचिए दोनों में से रस्टिंग पहले किस में होगी? यस, क्योंकि यहाँ पर जब ये पाउडर के फॉर्म में होगा या स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में होगा तो हर पार्टिकल का अपना खुद का सरफेस एरिया होगा और वहाँ पर रस्टिंग ज़्यादा होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर सरफेस एरिया। बिल्कुल। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या है सर? देखिएगा, आप समझिए, ये गैस हो सकता है, कोई रिएक्टेंट कोई लिक्विड हो सकता है, कोई रिएक्टेंट कोई सॉलिड हो सकता है। इनमें से कौन सा स्टेट का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा? यस, गैस, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो आपस में collision between the molecule of reactant will be quite higher। यहाँ पर आपस में मॉलिक्यूल तेजी से टकराएंगे और इफेक्टिव कोल्यूशन हो पाएगा और हमें प्रोडक्ट बनेगा। तो इन जनरल है ये कि गैस पार्टिकल्स अगर हैं रिएक्टेंट में, गैसेस सब्सटेंस है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, कैटलिस्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है। कैटलिस्ट क्या करता है? यस, कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आप समझिए H2 और O2 को मैं आपस में मिला दूं तो पानी बन सकता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर नहीं हो सकता है ना। अगर ऐसा होता तो मैं H2 और O2 को एक सिलेंडर में भर के रखता जेब में, और जब प्यास लगती तो निकाल के पानी पी लेते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? H2O लेके चलते हैं। तो H2 और O2 का आपस में कॉम्बिनेशन कैसे होगा? इसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए, है ना, एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए। तो कैटलिस्ट ये क्या करता है? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हालांकि कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं, उसको हम लोग पॉइजन कहते हैं, विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, जो किसी रिएक्शन फास्ट हो रही है। जैसे आप समझिएगा, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम, थोरियम ऐसी चीज़ें रखते हैं, तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने के लिए, जल्दी से ब्लास्ट ना हो जाए, वहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कम किया जाता है। वहाँ पर ऐसे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हो, जैसे कार्बन रॉड यूज़ करते हैं। तो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, जनरली किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आज नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। क्या है? देखिए, ऐसा देखा गया है कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा देने पर रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन का रेट लगभग डबल हो जाता है। एक्सपेरिमेंटली कंडीशन में ऐसा देखा गया है क्या कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए सेल्सियस में, अगर अभी 10 है और 20 कर दिया जाए, 20 है तो 30 कर दिया जाए, 30 है तो 40 कर दिया जाए, जो भी टेम्परेचर है, अगर उसमें से 10 बढ़ा दिया जाए तो किसी रिएक्शन का रेट लगभग डबल हो जाता है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर को बढ़ाने से। ये जनरल व्यू है। चलिए आगे इसको डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, कंसंट्रेशन जो आपका मेन टॉपिक है। ऐसा देखा गया है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन ये ऐसा माना जाता था, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ पावर भी लगनी चाहिए। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, बट नॉट ओनली ऑन कंसंट्रेशन, दैट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ किसके लिए है सर ये? यस, रिएक्टेंट के लिए है, एंड टू द पावर n। अच्छा, चलिए हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कंसंट्रेशन को चेंज करने से हाउ डज द रेट अफेक्टेड। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं।
चलिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रिएक्टेंट, इसके लिए मैं यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेता हूँ, ए और बी मिल करके बनाते हैं सी। अगर यहाँ पर कॉफिशिएंट ए ले लेता हूँ, बी का कॉफिशिएंट बी ले लेता हूँ और सी कॉफिशिएंट सी ले लेता हूँ। आप यहाँ पर कुछ और भी कॉफिशिएंट ले सकते हैं बैलेंस करने के लिए। जो कॉफिशिएंट लगाते हैं ए का कॉफिशिएंट ए है। ये हमारा एक रिएक्शन। तो मैंने क्या देखा कि रेट ऑफ केमिकल, ये एक रिएक्शन है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, यस, एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन ऑफ ए को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा और बी को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन इस रेट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि यहाँ पर ए का पावर कुछ होना चाहिए। मैं मान लीजिए एक्स ले लेता हूँ और बी का पावर वाई ले लेता हूँ। सर ये क्या है, एक्स और वाई क्या है, x इज इक्वल टू, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए। चलिए मतलब x क्या है सर, तो ऐसा देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। इसमें ये देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट आल्सो ऑन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैसे ही बी के लिए क्या देखा गया, अगर दो रिएक्टेंट है वहां पर तो रेट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट आल्सो ऑन देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये जो पावर लगेगी इसका रिलेशन इसके स्टोइकियोमेट्री से बिल्कुल नहीं होगा। मतलब एक्स और वाई को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है, थ्योरेटिकली आप इसको वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। तो वाई क्या होगा, बिल्कुल इसका ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन। देखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके हिसाब से, बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू बी के हिसाब से। अच्छा अब मान लीजिए x की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिएगा x प्लस वाई को क्या कहते हैं, n का मतलब क्या होता है, यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। सर ये कैसे पता करेंगे, यस, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो हम एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। और कॉफिशिएंट ये नहीं है, इस पावर को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो वही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो हमें एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ता है। चलिए ठीक है, अब हमें समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपसे कहूं मैं कि क्या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा। सर ऑर्डर कहां से आ गया, देखिएगा इसी को हम लोग ऑर्डर कहां से पता करेंगे। ऑर्डर पता करने के लिए हमें उसका ये कॉफिशिएंट, ऑर्डर पता करने के लिए मुझे एक्सपेरिमेंटल डाटा पता होना चाहिए। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोगों ने कहा कि इट इज x प्लस वाई, यस, इसी को क्या कहा जाता है, n कहा जाता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा एक बात और है, चलिए ये तो हो गया रेट। स्टूडेंट्स इनमें से x और y को प्लस करने से मुझे इस रिएक्शन का ऑर्डर पता चल जाएगा। मतलब जिस रिएक्शन का ऑर्डर ज़्यादा होगा उसमें कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। समझने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं। इसी को मैं और एक तरीके से क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, रेट इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा यार, ध्यान से देखिएगा, रेट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल के हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यस, बाकी तो वैसे ही रहेगा। तो के ए का पावर x और b का पावर क्या कर देते हैं, b का पावर y है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे इस इक्वेशन को कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है सर, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है कि क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज, इसको स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब x की वैल्यू a के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, y की वैल्यू b के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्यों सर, कहाँ से मिलेगा, तो x और y एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से मुझे क्या मिल जाता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। ये हमें बताता है कि a का कंसंट्रेशन बदल देने से कितना तेजी से रेट बदलेगा। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ यार, क्या कि रेट इज इक्वल टू, इसी रिएक्शन के लिए मैं रेट लिख देता हूँ, के और
ए का पावर मैं लिख देता हूँ 1, है ना, और बी का पावर में लिख देता हूँ 2। ध्यान से देखो, ये तो मैंने अपने मन से लिया है। अच्छा बताओ किसका कंसंट्रेशन बदल देने से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा बदलेगा। देखो ए का पावर 1 है, अगर ए का कंसंट्रेशन मैं दुगना कर दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को 2 टाइम करेंगे आप तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर क्या है? 2 है। एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये। तो कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन बदल देने से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तेजी से चेंज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डाटा, इसको आप फोकस। एक्स और वाई की वैल्यू से हमें क्या मालूम पड़ता है, या रेट लॉ एक्सप्रेशन से मुझे क्या मालूम पड़ता है? बिल्कुल घबराइए मत, रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल डाटा है, यहाँ आपको डेफिनेशन लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उस पर फोकस करेंगे कि रेट से क्या मालूम पड़ता है। यस, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से मुझे ये मालूम पड़ता है कि अगर किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ए का पावर 1 है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन फर्क पड़ेगा। लेकिन बी का कंसंट्रेशन, ए और बी में से किसका कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, तो कौन होगा? बी होगा। मैं कुछ और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं जिससे आपको जल्दी से समझ में आएगा कि N2 + H2 ये मैंने लिखा, तो इसका मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? R इज क्या होता है? K इंटू एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ है और इसका पावर 0 है। देखिएगा तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसको क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को कहा जाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये एक्सपेरिमेंटल है ना कि NH3 का पावर 0 होगा। वैसे इसको बैलेंस करते हैं तो क्या होगा? यहाँ 2 लगेगा और शायद यहाँ 3 लगेगा। तो गैस के फेज में सब कुछ है और पावर तो 2 होनी चाहिए थी, लेकिन 2 नहीं होगी, इसकी पावर होगी 0। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर अमोनिया का कंसंट्रेशन चेंज करने से, देखिए किसी नंबर का पावर 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? ये पूरा क्वांटिटी 1 हो गया। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। के क्या है सर? रेट के बारे में हम लोगों ने पहले लिखा था, रेट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। तो क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट, है ना। इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। किसी रिएक्शन की रेट को बताता है तो इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट ऐसे हम लोग लिखा करते हैं। तो देखिएगा रेट के है। अब किस रिएक्शन के लिए? यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अच्छा एक बात है, यहाँ पर 0 का मतलब क्या हुआ? यस है, यहाँ पर 0 का मतलब यह है कि ये रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाओ या घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आगे हम समझते हैं, इसको एक और वर्ड दिया जाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन से। मुझे और क्या मिलता है? मुझे मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो एक लाइन में इसमें लिखेंगे क्या कि द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। तो देखिएगा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ से मिलेगा आपको? रेट लॉ एक्सप्रेशन से। और रेट लॉ एक्सप्रेशन कहाँ से मिलेगा हमको? बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल डाटा है। चलिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ। जो एग्जाम्पल मैंने लिखा था कि A + B बनते हैं C और D, यहाँ का कॉफिशिएंट A लिख देता हूँ, B लिख देता हूँ, यहाँ C स्मॉल लेटर का D लिख देता हूं। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा? देखिए तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है के रेट कांस्टेंट हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा? यस, ए का पावर, रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमेशा रिएक्टेंट को ही शो किया जाता है, और ए और बी का पावर, देखिए ए का पावर हमें क्या लगाना है? एक्स। ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, ए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ए इज कॉफिशिएंट, है ना, बी। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के हिसाब से ऑर्डर क्या होगा? ए के हिसाब से ऑर्डर है एक्स, बिल्कुल। और आपसे कहा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वाई होगा। सर कहाँ से मिला? रेट लॉ एक्सप्रेशन से मिला, और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल डाटा है। और अगर मैं आपसे कहूँ पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? अब ऑर्डर का तो समझ में आ गया होगा आपको, भैया अगर एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ए का कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। फिर से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है क्या।
अगर B का पावर Y है और Y की वैल्यू अगर ज़्यादा है, 2 है, 3 है, तो क्या होगा, B का कंसंट्रेशन चेंज कर देने से रेट ऑफ रिएक्शन का में ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। अल्टीमेटली पूरी केमिस्ट्री में हम करना क्या चाहते हैं, हम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो क्या कुछ कर दें, एक्सपेरिमेंटल डाटा से हम ये पता कर लेते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम ये देखना पड़ेगा कि कौन से रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन को चेंज करने से, किस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, प्रोडक्ट थोड़ा हमें जल्दी बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मुझे देखा कि इसकी वैल्यू x है, इसकी y है, तो ओवरऑल रिएक्शन अगर 3 रिएक्टेंट है तो x + y + 0 हो जाता है उसमें, है ना। चलिए ठीक है, तो एक चीज़ है, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इसको ना जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं सर, क्योंकि इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर क्या है, कंसंट्रेशन का 0 है। यस, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहा करते हैं भैया, एग्जाम्पल है आप याद रखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो बड़े कॉमन हैं, उसको ध्यान रखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन प्लेटिनम सरफेस ऑफ प्लेटिनम। तो स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई कि भाई व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, पे अटेंशन। मैंने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर A है और यहाँ पर B को मिला दिया इस तरह से, और मैंने C लिखा, C का पावर C है। मैंने इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा मैंने। तो देखिए मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखता हूँ मैं, K, और A का पावर यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/2 और B का पावर मैं लिख देता हूँ क्या 1। तो बताइए कुछ भी नहीं लिखेंगे तो क्या माना जाएगा, कुछ भी नहीं लिखेंगे तो 1 माना जाएगा, या तो 1 आप लिख भी सकते हैं। तो rate law expression is the product of molar concentration of product, each term raised to some power which may or may not be equal to their coefficient। मतलब इसका coefficient a equal to 1/2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर एक बात बताइए कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखिए A के हिसाब से ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए के हिसाब से क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एन। चलिए ठीक है, सोचिए फटाफट, आपने सोच लिया होगा। यस, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ए के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, मतलब ए का कंसंट्रेशन चेंज कर दूं तो रेट में कितना फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, अगर इसका मतलब ये होता है इसका पावर 1/2 है, इसका मतलब ये होता है कि अगर रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए को ट्वाइस करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 टाइम बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन को अगर 3 टाइम बढ़ाते हो तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए को 3 टाइम बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 1.5 टाइम बढ़ेगा, है ना। पावर 1/2 का मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 10 टाइम बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 5 टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 1/2 है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या होगा 1/2। बी का पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका मतलब ये होगा 1 है। यस बिल्कुल, क्यों, क्योंकि सर ऐसा देखा गया, क्या एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर बी के कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगना हो जाता है, इसका मतलब पावर 1 है इसका। और ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, चलिए ठीक है, यस 1/2 + 1 = क्या होगा आंसर 1.5। आप इसको 1/1/2 भी लिख सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये हो गई ओवरऑल ऑर्डर की कोई यूनिट नहीं होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई यूनिट नहीं होती है, ये क्या होता है, ये एक नंबर होता है जो बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज कर देने से किसी रिएक्शन के रेट में कितना इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई। चलिए मैं एक एग्जांपल और यहाँ पर लेता, जल्दी से बताइएगा आप लोग। मैं यहाँ पर लेता हूँ, मान लीजिए HI है, HI को मैं हीट करता हूँ, HI ऑन H2 और I2 में टूट जाता है, HI ऑन गोल्ड सरफेस, इसको गोल्ड के सरफेस में इसको हीट किया जाता है। तो देखिएगा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन मैं लिखता हूँ, बिल्कुल ये हो जाएगा K रेट कांस्टेंट है और HI का पावर 0 है। सर इसका मतलब क्या है ये, यस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HI क्या होगा, तो सर 0 होगा। और इसका अगर आपसे कहा जाए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 होगा, है ना। 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 होगा। चलिए एग्जांपल मैं यहाँ पर और लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। 4 + H2 को ट्रीट किया जाए, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन है, तो ये क्या बनाएगा बताइए। तो यस C2
C2H6 बनेगा। ये एल्केन बन जाता है, एल्कीन से एल्केन बन जाता है। जब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा गया तो कुछ ऐसा आता था डाटा भाई, C2H4 का पावर 1 और H2 का पावर 0। तो बताइए इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एथीन टू ऑब्टेन एल्केन, ये किस तरह की रिएक्शन है, ओवरऑल ऑर्डर आपको बताना है। वैसे चलिए हिंट आपको मिल गया होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखना है, वहां से ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कि रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या है। एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बदलने से रेट में कितना फर्क पड़ेगा। हमने ये भी देखा रेट लॉ एक्सप्रेशन में कि किसी रिएक्टेंट का रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर क्या होगा, वो पावर डिसाइड करता है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। आगे समझते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी। रेट कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ पर रेट कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ पर रेट कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट क्या होगी। किसी जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, देखिए मान लीजिए हमने आपको दिया, टीचर ने दिया आपको रेट इज इक्वल टू के है और ये रिएक्शन है कि A प्लस बी से ये बनाता है C और कॉफिशिएंट कुछ भी लगे हैं, आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं। तो आप इसका कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा A का पावर क्या ले लेते हैं, A का पावर X ले लेते हैं और B का पावर Y ले लेते हैं। अच्छा तो हमने ऐसा पढ़ा है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये क्या है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है बिल्कुल। तो K की यूनिट क्या होगी, K की यूनिट लिखने के लिए K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए तो, यस यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रेट दैट इज R अपान क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आ जाएगा, इधर भेज देंगे इसको। तो A का पावर X और B का पावर Y हो जाएगा, यस और नो। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं लिख दूँ क्या कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन होगा। अब देखिएगा इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रेट की यूनिट क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। रेट की यूनिट हम लोग लिखा करते थे, आपको याद होगा क्या लिखते हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, दैट इज रेट लिख लेता हूँ और इंटू क्या लिख लेता हूँ बताओ तो, इंटू 1 अपान ये क्या लिखा जाएगा बताओ तो, यस A का पावर X और B का पावर क्या लिखा जाएगा, Y लिखा जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बिल्कुल। और एक मज़े की बात देखिएगा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसा ना लिखने की बजाय मैं इसको लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यस ये रेट है बिल्कुल, इसको ऐसे लिख देता हूँ इंटू यहाँ क्या लिख दूँ 1 अपान मोलर कंसंट्रेशन का पावर n। सर A पावर देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कर दिया है कि कंसंट्रेशन का पावर n क्यों लगा दिया है, क्योंकि A का पावर जो x है और B का पावर जो y है, तो मैंने x प्लस वाई इक्वल टू n लिख दिया है और मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिख दिया है, तो वही मैंने यहाँ कर दिया है। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए सोच के बताइए मुझे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो शुरू में किए थे, एवरेज रेट ऑफ क्या होगी, रेट की यूनिट होती है मोल, बोलिए मोल पर लीटर अपान क्या होता है, बिल्कुल टाइम, है ना। टाइम मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, तो मोल पर लीटर पर टाइम हो जाएगा। ये रेट की यूनिट है इनटू इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यस कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बताइए भाई, मोल पर लीटर, पावर क्या लग जाएगा, n लग जाएगा, यस। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यही चीज़ यहाँ लिखा है और यही चीज़ ऐसे लिख दिया है। कंसंट्रेशन का पावर n है, कंसंट्रेशन का पावर n कर दिया। कंसंट्रेशन को अगर मोल पर लीटर में लिया तो वो मैंने लिख दिया है। आप इसको पार्शियल प्रेशर में भी ले सकते हैं। अच्छा इसको मैं और सिंपलीफाई करता हूँ तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर है, फिर से देखिएगा मोल पर लीटर है और अपान क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम। अच्छा इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोच के बताइए, इनटू क्या हो जाएगा, नेगेटिव में है। अच्छा तो हमें क्या मिला, मोल पर लीटर का पावर 1, मोल पर लीटर का पावर -1 माइनस n, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, k की यूनिट क्या हो जाएगी सोचिए, यस मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ मोल पर लीटर और पावर क्या होगा, इसका पावर 1 है और इसका पावर n है। तो क्या होता है, दो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस माइनस n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस n अपान टाइम। मतलब आपको n की वैल्यू पता हो, n का मतलब क्या होता है सर, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता हो तो k की यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसी रिएक्शन के लिए करता हूँ, फॉर
फॉर जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं। देखिएगा अगर n इक्वल टू 0 है तो इस फार्मूले को यूज करके, है ना, ये किसकी वैल्यू है बताइए, तो ये k की यूनिट है ये, यस। तो यहाँ पर क्या जाएगा, k की यूनिट क्या होगी, यस, मोल पर लीटर, यहाँ ऐसे दिया हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन है और पावर क्या लगेगा 1 माइनस n अपान टाइम। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 1 माइनस n की वैल्यू यहाँ 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी, बिल्कुल मोल पर लीटर पर टाइम, है ना। ये तो हो गई मोल पर लीटर पर टाइम, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गई क्या, रेट कांस्टेंट की यूनिट। अच्छा चलिए देखिए आज हमने क्या समझा कि भाई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा बस उसके रेट ला एक्सप्रेशन को लिखा रहे, तो रेट ला एक्सप्रेशन आपको क्या लिखा रहे, रेट ला एक्सप्रेशन के थ्रू मैंने क्या निकाला, के की वैल्यू ये हो सकती है, इस तरह से लिखेंगे के को, और के को लिखने के तरीके से हमने निकाल दिया कि भैया ऐसा सिंपल, आप क्या लिखे, मोल पर लीटर 1 माइनस n अपान टाइम, ये ध्यान रखें, सिंपल सा है। तो n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, के क्या है, रेट कांस्टेंट, और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मोलरिटी में दिया हो तो, और टाइम का मतलब जो टाइम दिया हो, सेकंड में दिया है तो सेकंड, मिनट में दिया है तो मिनट। अच्छा चलिए देखते हैं कि आप इसको लिख लिए होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे कैलकुलेट। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर n इक्वल टू 1 होगा, तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट ला एक्सप्रेशन इसका होगा k और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1 हो जाएगा। तो k की यूनिट क्या होगी बोलिए, k की यूनिट की निकालने के लिए क्या लिखेंगे, रेट अपान a का पावर यस 1 हो जाएगा। रेट की यूनिट क्या होती है, यस, मोल पर लीटर और पर टाइम, टाइम जिसमें दिया हुआ हो। अच्छा अपान में क्या है, a का पावर 1 है, अरे मोलर कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर है, देखिएगा यहाँ भी मोल पर लीटर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी, टाइम इनवर्स। चलिए ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है, आप चाहें तो इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। के इक्वल टू क्या लिखा था मैंने फार्मूला, बोलिए याद कीजिए फार्मूला, मैंने यहाँ लिखा था मोल पर लीटर 1 माइनस n और टाइम का पावर माइनस n। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम इनवर्स भी ऐसे भी कर सकते हैं, तो या आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होगी, टाइम इनवर्स पर सेकंड होगी या पर मिनट होगी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आया करते हैं कि दे गिव द वैल्यू दैट इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10 टू द पावर -2 पर सेकंड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन भी आया करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, कैसे मालूम पड़ेगा, अरे भाई अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड है मतलब पर टाइम है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पक्का हो गया। रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख करके भी आप निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। अगर के की यूनिट मान लीजिए दिया हुआ है 48.9 इंटू 10 टू द पावर -31, क्या दिया हुआ है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, पक्का है ये कैसी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए सेकंड ऑर्डर का भी निकालने की कोशिश करते हैं हम। चलिए अगर कोई सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट आप ऐसे लिखेंगे एक के, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 2, हो सकता है 2 रिएक्टेंट रहे लेकिन सम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर जो रहेगा वो 2 ही आएगा। तो आप के इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, आप अपने से बनाइए यूनिट फटाफट, या तो उस फार्मूले को आप याद रखिए या तो आप डायरेक्ट लिखिए रेट की, इसको यहाँ ला दीजिए, बोलिए ए का पावर क्या हो जाएगा, रेट की यूनिट क्या होती है, किसी रिएक्शन के रेट की यूनिट क्या होती है, फिक्स है यार, मोल पर लीटर पर टाइम, टाइम मिनट में हो तो मिनट, सेकंड है तो सेकंड, आवर में है तो आवर, जो भी है आपका। अच्छा और ए का पावर 2 है, ए क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये मोल कंसंट्रेशन है, तो क्या बताएगा, यस मोल पर लीटर है, और इसका पावर क्या लगेगा सर, पावर 2 लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो सॉल्व करते तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर है तो ऊपर हो जाएगा तो लीटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर जो पॉजिटिव पावर होता है उसको पहले लिखा जाता है लीटर पर मोल और पर टाइम लिखा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो यूनिट हो गई सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की भी निकाल सकते हैं, यूनिट निकालने की खुद कोशिश करिएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने देखा कि रेट ला एक्सप्रेशन क्या होता है। रेट ला एक्सप्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो हमें बताता है कि किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है, ये हमने देखा कि जो रेट ला एक्सप्रेशन में जो पावर होती है उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नाम देते हैं।
हैं, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन बदल देने से उस रिएक्शन के रेट में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ। अगर एक से अधिक रिएक्टेंट है तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट अगर निकालें, सम ऑफ पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी हमने समझा। और हमने समझा कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है। इसी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया करते हैं, डायरेक्ट उन्होंने दे देते हैं वैल्यू को कि द वैल्यू इज सो लीटर पर मोल पर टाइम है, आप बताइए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए, तो आज हमने जो सीखा है इसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।